अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी जनरल हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव और एफपीएस लेक्चरर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए टीचिंग में मेथडोलॉजी को हम स्टडी कर रहे थे। तो आज जो हम टीचिंग मेथड हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ये मेथड हमें डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने दिया था, तो ये भी एज एन इंफॉर्मेशन एमसीक्यू आ सकता है। 20th सेंचुरी में उसने ये दिया था। इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो ये फिलोसफी के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो एक उसकी टाइप है प्रैग्मेटिज्म, ये उस पर बेस करता है। तो इसकी जो डिटेल है प्रैग्मेटिज्म की, वो जब आप लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो इट इज अ फिजियोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर सारी जो बॉडी होती है, हाथ पैर दिमाग आंखें कान, वो सारे इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल मेथड भी बोला जाता है। द प्रोजेक्ट मेथड इसकी डेफिनेशन इज अ टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच। यहाँ पर टीचर क्या वो काम करता है, एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर काम करता है। In which students acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic problems। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस ये वर्ड है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रॉब्लम रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम प्रोजेक्ट मेथड को यूज करते हैं। ये नहीं होता कि कोई खाम ख्याली कोई वो मतलब है फिलोसफाना या तखयलाना बात वो यहाँ पर हम नहीं करते। तो जैसे कि आपने देखा कि जो देखते हैं कि कोई भी टीचर जो सुपरवाइजर जब हम एमफिल करती हैं तो वो जो प्रोजेक्ट असाइन हमें करती हैं या हम अपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देती हैं मैट्रिक क्लास के या एफएससी के, तो हम वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट देती हैं। तो यानी कि प्रोजेक्ट मेथड रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो वर्ड है प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड एक्टिविटीज या टास्क नीड्स टू परफॉर्म टू गेट आर टू अचीव गोल्स। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको हम बोलती हैं प्रोजेक्ट। In this method, such a work is assigned to do students which is beneficial to them as well as to the society। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो होते हैं वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो इससे स्टूडेंट का भी फायदा हो जाता है, उनके कॉन्फिडेंस उनकी डेवलप होता है, उनकी इज्जत में इजाफा होता है। तो जब वो टीचर्स और सोसाइटी वाले उनकी तारीफ वगैरह करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात होगी। और इसके अलावा जो सोसाइटी है उसके लिए भी जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम अगर मुआशरे में आई हुई है तो अगर आपको स्टूडेंट में उसको सॉल्व कर देते हैं तो वो स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाता है और सोसाइटी का भी फ़ायदा हो जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इससे स्टूडेंट भी फ़ायदे में है और सोसाइटी ये भी दोनों फ़ायदे में है। और ज़ाहिर है फिर टीचर भी फ़ायदे में हो जाएँगे, स्कूल या यूनिवर्सिटी भी इसमें फ़ायदे में रहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबका फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट मेथड में। इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका रोल ज़्यादा होता है और टीचर का रोल एज़ अ फैसिलिटेटर होता है। उसने जस्ट यहाँ पर गाइड ही करना है। जिस तरह लास्ट जो हमने मेथड पढ़ा था वहाँ पर मैं क्या टी करता है, टीचर गाइड ही करता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, टीचर ने गाइड ही करना है। अब देख लें काफ़ी सारे जो मेथड है उसमें स्टूडेंट एज़ अ वो मतलब है सेंट्रल रोल वो प्ले करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेथड है टीचिंग के वहाँ पर टीचर ही वो मतलब सेंट्रल रोल होता है। लेकिन आप देख लें जो फॉरेनर्स होती हैं वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच मेथड वहाँ पर पाई जाती है। तो यानी कि ये सारे मकसद इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को हम एनहांस कर सकें। क्योंकि जब अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होती है तो जो दिमाग होता है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो आप जब बच्चे को आप ज़्यादा वो मतलब पज़ल सॉल्व करने के देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के देंगे, छोटे बच्चे को उसके एज के मुताबिक प्रॉब्लम देंगे, तो जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उस पर सोचेगा, उस पर रिसर्च करेगा, उस पर डिस्कशन करेगा, अपने फेलोज़ के साथ डिस्कशन करेगा, एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, टीचर के साथ डिस्कशन होगी, तो वो फिर से इसका जो दिमाग है वो खुलता चला जाता है।
तो इस तरह उसका जब दिमाग खुलता चला जाएगा, वो फिर ज़ाहिर है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देगा। तो यही वजह है कि आज जितनी भी साइंस में एडवांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो फ़ॉरेन ही से आ रही है। हमारी जो एशिया में जो होती हैं या पाकिस्तान में, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन जो फ़ॉरेनर्स के स्टूडेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं, नई-नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। तो यही उनके पीछे एक पूरी मतलब है रिसर्च होती है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर फिर बच्चे जो है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ़ सिचुएशन, तो प्रोजेक्ट मेथड रियल लाइफ़ प्रॉब्लम से रिलेट करता है। एक्शन बेस्ड अप्रोच, यहाँ पर एक्शन होता है। यानी कि जो आप काम के वो जो हम बच्चों को देते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी एफ़र्ट करते हैं। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, यहाँ पर मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, और जो प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि सिर्फ अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं है कि जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही दिया जाए। टीचर की यहाँ पर ड्यूटी ये होती है, तो उससे ये होता है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट असाइन करें कि जो फिजिक्स को भी रिलेट करे, बायो को भी रिलेट करे, केमिस्ट्री को भी रिलेट करे। यानी कि सिर्फ अपनी डिसिप्लिन तक ना रहे, दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी उसका इंटरेक्शन रहे। ज़ाहिर स्पेशल है जो बंदा, वो तो एक ही डिसिप्लिन का ही हो सकता है, लेकिन जब आप इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं ना दूसरे डिसिप्लिन के साथ, तो आपके नॉलेज में और ज़रा वैरायटी आ जाती है, तो इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट दिए जाती हैं, उनको आप इंटरडिसिप्लिन नेचर में वो कोशिश की जाती है कि अपनी फ़ील्ड के भी प्रोजेक्ट हों और दूसरी फ़ील्ड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हों, जो इंटरलिंक करती हों। अब ये तो नहीं ना पॉसिबल है कि आप फिज़िक्स के स्टूडेंट को प्योरली आप केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट दें, इस तरह से वो नाकाम हो जाएगा। ना इधर करेगा, ना उधर करेगा। तो आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट देना है जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो लिंक पैदा करता है, जो जोड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सारी जो साइंसेज़ होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। मीनिंगफुल लर्निंग इज़ ऑलवेज़ एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ज़ाहिर है यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग होगी। वो लर्निंग होगी जिससे लोगों का फ़ायदा होता है। अब आप जो बुक्स पढ़ती हैं, इससे स्टूडेंट लोगों का क्या फ़ायदा होता है? अगर आप बोलें कि 2+2 और ये आपने सीख लिया, इससे दूसरे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा ना होगा। तो तो इसलिए जो हम वो मतलब सीखते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है, बहुत सारी चीज़ें आप कैसे रखती हैं, आपने फ़ील भी किया होगा कि ये बेमकसद बहुत चीज़ें होती हैं, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा हमें नहीं होता। जब हमें फ़ायदा नहीं होता, फिर ज़ाहिर है लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड की जो लर्निंग है, ये मीनिंगफुल लर्निंग होती है, इससे लोगों को फ़ायदा होता है, तो अपना भी फ़ायदा होता है और दूसरों का भी फ़ायदा होता है। टीचर गिव्स फ्रीडम टू स्टूडेंट, ज़ाहिर है कि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर रोल प्ले करती हैं, स्टूडेंट सेंटर जो ये मेथड है, तो स्टूडेंट को आपने वो प्रॉब्लम देनी है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आपने देना है, स्टूडेंट ने फिर क्या करना है, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जितनी फ्रीडम आप स्टूडेंट को देंगे, उतना ज़्यादा वो फिर क्या करेगा, अच्छे तरीके से वो सोच विचार करेगा, अच्छे तरीके से वो रिसर्च करेगा, सारी एफर्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट को फ्रीडम नहीं देंगे, उसको बाँध के रखेंगे, उस पर प्रेशर वो अप्लाई करेंगे, तो फिर वो अच्छी तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकेगा। तो
प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट को फ्रीडम दी जाती है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये करके जो दिखाना, खुद करके जो बंदा होता है ना, वो वाला मेथड है कि खुद करके सीखो। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे होती हैं, वो कहते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी गुज़ार के तजुर्बा हासिल किया तो हमें आपसे ज़्यादा पता है। वो सच्ची होती हैं, क्योंकि अब उन्होंने चीज़ों को फ़ेस किया होता है, उन्होंने खुद किया होता है, उससे फिर उन्होंने तजुर्बे हासिल किए होते हैं, या खुद करती हैं या दूसरे लोगों को करते हुए देखती हैं। तो ये इंसानी नेचर है कि जब वो खुद करके देखता है, वो उससे वो करता है कोई काम, तो उसके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस करता है और बहुत इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू है। आपको 4 मेथड दे दिए जाएँगे एमसीक्यू में, और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन-सा मेथड लर्निंग बाय डूइंग पे बेस करता है, तो आप किस पे टिक करेंगे? प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग पे। तो जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर ज़ाहिर है कि आपने देखा है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करती हैं, तो ऐसा नहीं हम उठा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, तब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। अगर हम इर्रेगुलर वे से प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, तो वो सॉल्व नहीं होगी। तो इसके जो स्टेप्स हैं, उसमें एक और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, क्रिएटिंग अ सिचुएशन। कि सबसे पहले हम क्या करती हैं, प्रॉब्लम को सिचुएशन को क्रिएट करती है। अगर आपने फिजिक्स का वो प्रोजेक्ट देना है, अगर आपने बायो का प्रोजेक्ट देना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बारे में गाइड करेंगे। सम टाइम वो प्रॉब्लम बनी बनाई आपको मिल जाती है, सम टाइम आप खुद प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि प्रॉब्लम को क्रिएट करके स्टूडेंट को दिया जाता है, ताकि उनकी जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो, उनका जो दिमाग है वो खुले। तो मेक स्टूडेंट रेडी, तो पहला काम क्या होता है, स्टूडेंट को रेडी करना, तो उनको बात प्रॉब्लम के बारे में बताना। चूजिंग अ प्रोजेक्ट, स्टूडेंट चूज ऑन प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये प्रेफर किया जाता है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट जो वो चूज करे। ये नहीं है कि टीचर है वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट दे। स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है वो अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज करें। तो इसके पीछे ये साइंस है कि जब वो अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज करेंगे, तो उसमें वो दिलचस्पी होगी, उनकी इंटरेस्ट होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको टैकल करेंगे, ज़्यादा एफर्ट से वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तीसरा मेथड होता है प्लानिंग का, इस स्टेप होता है। तो जब उसने अपना जो मेथड है उसने चूज कर लिया, वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, फिर वो क्या करेगा, वो प्लान करेगा कि मैंने किस तरह अपनी जो है इस प्रोजेक्ट को, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। वो सारा प्लान बनाएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है, प्लानिंग। चौथा स्टेप होता है एग्ज़ीक्यूशन। जो आपने प्लान बनाया है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये तो नहीं है कि आपने जस्ट प्लान बना के बैठ के ख़याली फ्लावर। अब आपने जो प्लान्स बनाई उसको आपने अप्लाई करना है। तो ज़ाहिर है कि जब आप प्लान्स को अप्लाई करेंगे, आपको सम टाइम अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, सम टाइम एवरेज रिज़ल्ट मिलेंगे, सम टाइम आपको बिलो एवरेज रिज़ल्ट मिलेंगे, सम टाइम आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इससे इंसान और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, वो सीखेगा। फिर वो पाँचवाँ स्टेप होता है इवैल्यूएशन। वो इवैल्यूएट करेगा कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है मुझे कितने वो मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिला है, एवरेज रिज़ल्ट मिला है, बिलो एवरेज रिज़ल्ट मिला है या मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट मिला है। उस सारे को क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, टीचर भी उसको इवैल्यूएट करेगा। फिर छठा होता है कि जो रिज़ल्ट मिल जाती हैं उसको रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डेड फॉर्म उसको नोट कर लेती हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिंपल वर्ड में रिसर्च वर्क जो भी होता है उसको पब्लिश किया जाता है, उसको रिटन फॉर्म में भी सेव किया जाता है, ताकि तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई अगर वो कोई स्टूडेंट है वो रिसर्च कर रहा होता है, तो वो फिर क्या करे, वो उस जो पहले से उस पर रिसर्च हो चुकी हो उनको मटेरियल उनके पास मौजूद हो। अगर आप रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग ना करें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फ्यूचर में कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च करता है, तो उसके पास उसका हेल्पिंग मटेरियल मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए साइंसदान क्या करते हैं कि जब भी कोई वो मतलब है प्रोजेक्ट सॉल्व होता है, तो उसको वो रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट कर देती हैं, ताकि इससे फिर क्या हो कि जब कोई नया स्टूडेंट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करे, तो पहले से मौजूद जो मटेरियल हमने रिकॉर्ड किया होगा उसको फिर क्या करे, उसको वो स्टडी करे, उस पर रिसर्च करे, उसको एनालाइज़ करे। अगर पहले से जो मौजूद मटेरियल है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, उसमें अगर कोई बेहतरी की ज़रूरत है, उसको वो बेहतर कर दे, अगर उसमें कोई ख़ामी है, वो ख़ामियों को आइडेंटिफ़ाई करे, ताकि फिर जो न्यू स्टूडेंट है,
उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। आज जितनी भी डेवलपमेंट हुई है साइंस में, वो इसी वजह से हुई है कि हर बंदे ने अपना-अपना जो काम था उसको रिकॉर्ड किया था, ताकि जो नया आने वाला या बाद में आने वाले जो बंदे थे, वो पहले से मौजूद जो काम रिसर्च वर्क हो चुके हैं, वो उसको पढ़ें, उसको एनालाइज़ करें, उसके बेस पर वो बेहतर वो काम परफ़ॉर्म कर सकें। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। फिर इसके आ जाती हैं एडवांटेजेस। इट फॉलोज फिजियोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग। इसमें लॉज ऑफ रेडीनेस है, यहाँ पर बच्चों को रेडी किया जाता है काम करने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे एक्सरसाइज, लॉ एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि बच्चे सारे एफर्ट करती हैं, रिसर्च करती हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ेगा, ये सारा कुछ किया जाता है। तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जब वो ज़ाहिर है कि वो पहले उसको बच्चे को तैयार किया जाता है, फिर वो सारा एक्सरसाइज करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, एफर्ट करता है, फिर लास्ट जब उसको रिजल्ट मिलता है, तो इस पर या अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके वो उसको खुशी होगी, उसके दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा, तो इससे उसका क्या होगा, उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट उस पे पड़ेंगे। अगर वो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब्र का वो जज़्बा उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, हार को एक्सेप्ट करने का जज़्बा उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का मतलब है कि जो साइकी के लिहाज़ से, नफ्सियात के लिहाज़ से जो उसका इफ़ेक्ट है, वो उस पर क्रिएट होंगे। तो दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है, कनेक्ट लर्निंग एट स्कूल विद रियलिटी। हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं इसका कोई फ़ायदा क्यों नहीं है? तो प्रोजेक्ट मेथड में आप जो पढ़ते हैं इसका फ़ायदा होता है। जो लर्निंग एट स्कूल है उसको कनेक्ट किया जाता है विद रियलिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके पेश किया जाता है। नो प्लेस फॉर रूट मेमोराइज़ेशन, यहाँ पर रट्टे का कोई मतलब जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो काम होता है वो रिसर्च वर्क का होता है। प्रोजेक्ट में, रिसर्च में आप कभी भी रट्टा नहीं मार सकते। स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू एसोसिएशन, कोऑपरेशन एंड एक्टिविटी। जब आप ग्रुप स्टडी करती हैं, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जब आप रिसर्च करती हैं, तो फिर उससे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से सीखता है। स्टूडेंट्स फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शो देयर क्रिएटिवनेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, तो यहाँ पे स्टूडेंट को आज़ाद छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट को उस पर कोई बर्डन नहीं डाला जाता, उसको कोई बाउंड नहीं किया जाता। जब स्टूडेंट आज़ाद होगा, वो फिर अपने-अपने के आइडियाज़ को वो अप्लाई करेगा। उसको ये डर नहीं होगा कि मैं ये आइडिया अप्लाई करूँगा तो टीचर मुझे डाँटेंगे या टीचर मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसको आज़ाद छोड़ा जाता है। तो अब ये स्टूडेंट की मर्ज़ी है कि वो अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए वो कौन-सा रास्ता वो चूज़ करता है। तो यहाँ से फिर नए-नए वो आइडियाज़ को डिस्कवर करेगा, और उससे स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है उसमें इज़ाफ़ा होगा। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा, वो मोर डिसिप्लिन्ड होगा। ज़ाहिर है कि जब आपने प्रोजेक्ट तक मंज़िल तक पहुँचना है तो आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप एक पूरे मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करेंगे, रिसर्च मेथड्स को फ़ॉलो करेंगे, तो ये सारा उससे फ़ायदे ही हैं। Students get ample opportunities in which they can develop coordination between mind and body. Ample का मतलब होता है ढेर सारी। यहाँ पर उसको बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पर वो माइंड और बॉडी दोनों अप्लाई करती हैं। बॉडी का ज़ाहिर है कि वो अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, और फिर माइंड का मतलब ये है कि उसमें वो सोचता भी है। यानी कि यहाँ पर सोचने वाला भी काम होता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ज़ाहिर है कि जब आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, आपको किसी जगह वो मत जाना पड़ सकता है, आपको लैब में जाना पड़ सकता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बाय करनी है, तो वो बॉडी से रिलेटेड और माइंड, यानी कि जब आपने सोचना है कि किस तरह मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वो सारा कुछ होता है। देखिए, यहाँ पर माइंड भी अप्लाई होता है और बॉडी दोनों अप्लाई होती है। डेवलप सोशल वैल्यूज़ एंड स्किल्स। तो ज़ाहिर है कहते हैं कि जब मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो अप्लाई करता है अपने प्लान्स को, सम टाइम वो जीत जाता है, सम टाइम उसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आता, सम टाइम नेगेटिव आ जाता है, सम टाइम वो हार जाता है। तो इससे फिर क्या होगा कि उसके अंदर अगर वो जीत जाता है, तो उसके अंदर ये जज़्बा पैदा होगा
कि मैंने और अच्छा करना, उसके अंदर गुरूर पैदा नहीं होगा। अगर वो उसके मुताबिक वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, उसके अंदर सब्र का जज़्बा पैदा होगा। अगर वो हार जाता है, तो उसको दुःख दर्द बर्दाश्त करने का उसके अंदर जज़्बा पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो हार बर्दाश्त करना ये भी है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अंदर सब्र आता है, वो मोर मतलब है, फ़ोकस हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब उन लोगों के साथ ज़ाहिर है या मैंने आपको बताया भी था कि प्रोजेक्ट में ग्रुप्स भी बनाई जाती हैं। तो जब आप डिस्कशन करती हैं अपने फेलोज़ के साथ, तो आप उनकी आर्ग्यू उनकी जो मतलब है रिसर्च होती है, उनकी आर्ग्यूज़ को भी रिस्पेक्ट देना सीखती हैं। अगर सम टाइम वो आपके खिलाफ हो मतलब है आपके प्लान के खिलाफ वो बात होती है या आपको कोई अच्छा प्लान वो बता देती हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। वाक़ई आपने ज़्यादा अच्छा प्लान मेरे से बनाया, मैंने कम अच्छा प्लान बनाया, आपका प्लान ज़्यादा अच्छा है। हम इसको फ़ॉलो करेंगे, तो दूसरों को रिस्पेक्ट देना आता है। ये सारी जो सोशल वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं, स्किल्स डेवलप होती हैं कि उसने खुद ही इस मेथड को सॉल्व करना है किसी की मदद के बगैर। जस्ट उसको गाइडेंस उसको बस दी जाएगी, कोई मदद नहीं की जाएगी, तो उससे उसके अंदर स्किल्स भी पैदा होंगी। क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल बेस करता है, तो लर्निंग बाय डूइंग खुद करके जो सीखती है वो उससे क्या होता है परमानेंट लर्निंग उसको हासिल होती है। तो यहाँ तक कुछ सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। तो लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर का डिसएडवांटेजेस हर एक का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इसके नुकसानात क्या हैं कि टीचिंग कैन बी डिसऑर्गनाइज्ड है। ज़ाहिर है कि टीचिंग यहाँ पर ऑर्गनाइज़ भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इस तरह सम टाइम वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स टीचर की बात को नहीं मानते या सम टाइम वैसी जगहों पर स्टूडेंट्स को लेके चली जाती हैं किसी मतलब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे शहर लेके चले जाती हैं या दूसरे स्कूल लेके चले जाते हैं, लैब में लेके चले जाते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं हो सकता क्योंकि क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू स्कूल के बाहर। तो कंज्यूम्स अ लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ज़ाहिर है कि यहाँ मैंने जैसे मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में 5-6 स्टेप्स बताए थे कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो इन स्टेप्स को उसमें वो फॉलो किया जाता है। तो हर स्टेप एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग हमारा मेथड होता है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की किस को दिया जाता है और प्रोजेक्ट किस टाइप का है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा प्रोजेक्ट बहुत सिंपल हो, आसान हो। कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी आ सकती हैं, मुश्किल के अंदर वो प्रोजेक्ट आ सकती हैं या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट आसान हो लेकिन जो स्टूडेंट है, वो उसके लेवल के मुताबिक उसको मतलब है वो टैकल ना कर पा रहा हो, उसको समझ ना पा रहा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल लो हो, तो इसलिए यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर प्रोजेक्ट वर्क। ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ सकता है, लैब्स में जाना पड़ सकता है। तो पेरेंट्स आज पर दफ़ा वो अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए। तो एक ये भी इशू आ जाता है कि आपको बार-बार इजाज़त लेना पड़ती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि हर दफ़ा तो पेरेंट्स नहीं ना बोलेंगे कि आप अलाउ करेंगे कि आप दूसरे शहर बच्चों को ले जाएँ। बिकॉज़ सम टाइम वो सिक्योरिटी रीज़न्स भी आ जाती हैं, तो उस वजह से ये भी एक इश्यू होता है इसके साथ। नॉट सूटेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट को रिसर्च करना पसंद नहीं होता। अब जिस स्टूडेंट को रिसर्च करना पसंद नहीं होता या हर स्टूडेंट का जो मतलब है, अगर उसका मेंटल लेवल वीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होता। तो हर मेथड टीचिंग मेथड हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस, छोटी क्लासेस के बच्चों को आप प्रोजेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि ज़ाहिर है कि वो छोटे बच्चे होती हैं तो वो किस तरह वो सारा वो काम खुद ब खुद ही करें क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आज़ाद होती हैं तो छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं होता। मेथड इज़ एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कन्वेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। दूसरी लैब में अगर आपने यूज़ करना है फिर जो सब ऑपरेटर्स आपको चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, बुक्स आपने खरीदनी होगी, तो ये सारा कुछ ये आपको रिक्वायर्ड होता है रिसर्च करने के लिए, तो ये काफ़ी फिर एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ लॉट ऑफ मटेरियल, आइटम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड फॉर ट्रैवलिंग, नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के लिए रिसर्च नहीं होती, साइंस सब्जेक्ट के लिए रिसर्च मोस्टली होती है, तो हर वो सब्जेक्ट के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आपने उर्दू पढ़ानी है तो उर्दू में गज़लें होती हैं, वो पोएम्स होती हैं, तो उसपे क्या आपने रिसर्च करनी है। नॉट सूटेबल बुक्स,
नो सूटेबल बुक्स। अब ज़ाहिर है कि जो प्रॉब्लम दी जाए आपको, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बुक या हेल्पिंग मटेरियल मौजूद हो। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट करता है, तो रियल वर्ल्ड में आप कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो फिर ज़ाहिर है कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ती है या प्रोजेक्ट मिलता है, जो पहले से उससे रिलेटेड उस पे रिसर्च वर्क हुआ हो, फिर तो उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो पहले से जो रिसर्च वर्क मौजूद है, उसको स्टडी करे, एनालाइज़ करे, फिर वो अपना वो प्लान बनाए। लेकिन वो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जो वो पहले से उस पर रिसर्च वर्क हुआ ही नहीं है, नई प्रॉब्लम आ गई है, फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। नीडेड हाइली स्किलफुल टीचर्स, क्योंकि आपने टीचर ने सारा गाइड करना है, तो गाइड करने वाला अच्छा हो तो फिर आप मंज़िल पे आसानी से पहुँच जाती हैं। अगर गाइड करने वाला अच्छा ना हो या उसको गाइड करना ही ना आता हो, स्किलफुल ना हो, फिर वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ज़लील होते रहती हैं। तो इसके लिए हाइली स्किलफुल टीचर्स का होना भी ज़रूरी है, जो ज़ाहिर है हर टीचर भी हाइली स्किलफुल नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर हमारा एसएसटी जनरल, हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेट, टीजीटी और एफपीएस लेक्चरार से ले ये टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रही हैं, तो ये हमारा ये जो सेशन है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं पेड, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप सेशन ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकती हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पेड सेशन में ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप एसएससी जनरल की तैयारी कर रही हैं तब भी ये सेशन आपके लिए सूटेबल है। अगर टीजीटी की जो अभी जॉब्स आई हैं उसके लिए भी सूटेबल है, एनटीएस के लिए भी सूटेबल है, हेडमिस्ट्रेस के लिए भी सूटेबल है, हेडमास्टर के लिए भी और एफपीएस लेक्चरशिप के लिए भी सूटेबल है। तो कोई सवाल है तो पूछ लिया, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ।